गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट 10 का डिस्कशन। एडिटोरिया का ये जो फुल लेंथ टेस्ट हुआ था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल और लैक्लेंच सेल, ये सारे जो है ना ये प्राइमरी सेल ही हैं। नॉट ए प्राइमरी सेल पूछा है, ठीक है, तो ये सारे प्राइमरी सेल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द एबव। ठीक है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सारे ही प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, और फाइनली वो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो बैटरी जो सेल लेते हैं हम लोग टॉर्च वगैरह में लगाने के लिए, वो क्या होता है? फाइनली डाई ऑफ हो जाता है। तो प्राइमरी सेल का ये काम है कि उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी का क्या है? स्टोरेज या फिर रिचार्जेबल बैटरी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑटोमोबाइल वाला जो बैटरी होता है, या पावर बैंक जो आपके पास होता है, या यूपीएस होता है, ये सारे सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन क्या है? डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब उसको चलने के लिए कोई दूसरा मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और क्या बोलते हैं उसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ। तो गामा, रेडियो, साउंड, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट अकर्स थ्रू अ प्रिज्म बिकॉज प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑल कलर्स हैव सेम वेलोसिटी। बिल्कुल गलत है, ऑल कलर्स हैव सेम वेलोसिटी ये नहीं है। ठीक है, प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स लाइट, बहुत सारी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, प्लेन मिरर भी रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या मतलब हुआ कि उसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा? तो ये भी गलत है। और द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट वाइल पासिंग थ्रू इट, हाँ, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्शन होता है। प्रिज्म इंक्रीजेज द एनर्जी ऑफ लाइट, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 18 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको 18 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। ये फॉर्मूला है, इसमें सारे रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपका 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR जो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, ये रेयर है, ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? लाइट रे मस्ट ट्रेवल थ्रू फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और तब ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि क्रिटिकल एंगल जो होगा ना, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो ये क्या करेगा? ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहला कंडीशन डेंसर टू और एयर होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। तो शाइनिंग ऑफ डायमंड उसी की वजह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन द डिजर्ट उसकी वजह से ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और शाइनिंग ऑफ क्रैक इन ग्लास, ठीक है, वो भी TIR की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है ना, ये नहीं होता है, तो ये नॉट पूछा था, नॉट एन एग्जाम्पल। तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैज बोथ पॉजिटिव, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसमें चार्ज कितना होता है? वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। न्यूट्रिनो जो होता है वो जीरो चार्ज होता है उसमें। फोटोन जो होता है इसमें भी जीरो, क्यों? फोटोन जो है ये पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, जिसको आइंस्टीन ने डिस्कवर करा था। हम लोग पिछले लेक्चर में इसको कंप्लीट किए थे। ये पाई मैसॉन जो है, जिसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव और डुअल नेचर होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इफ टू सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट देन देयर वेलोसिटी ऑफ बोथ आर अनइक्वल। अनइक्वल नहीं बल्कि ये क्या होगा? इक्वल। ठीक है, अगर दो सैटेलाइट्स किसी सेमी सर्कुलर ऑर्बिट में, ये मान लो कि ये सेम सर्कुलर ऑर्बिट में दोनों ही घूम रहा है, ठीक है, तो दोनों का जो है ना जो वेलोसिटी होगा सेम होगा। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मासेस प्लेस्ड इन द सेम ऑर्बिट आर सेम। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्यों सेम होता है? जैसे देखो, टाइम पीरियड सेम होगा तो वेलोसिटी भी सेम होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है 2π√r³/g/m। जी क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। RE रेडियस ऑफ अर्थ, H जो हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो ये जो टाइम पीरियड है वो हमेशा
किस हाइट पे है सैटेलाइट, बस उस पर डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर सेम ऑर्बिट में है, इसका मतलब अर्थ से सेम हाइट पे है, ठीक है। अर्थ से जब सेम हाइट पे होगा तो उसका टाइम पीरियड सेम होगा और वेलोसिटी भी सेम होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली 2, ठीक है। अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच थ्योरम डज द स्विंगिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट बॉलर जो बॉलिंग करता है तो बॉल स्विंग क्यों करता है, वो कौन से प्रिंसिपल से, तो वो आपका करता है बर्नौली प्रिंसिपल से। बर्नौली प्रिंसिपल क्या करता है, अगर वेलोसिटी बढ़ा दोगे किसी जगह का तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या है, वेलोसिटी अगर बढ़ा दोगे तो प्रेशर उस जगह का क्या होगा, घट जाएगा। तो जैसे ये बॉल है जब ये जाता है तो मान के चलो इधर अगर ये इस साइड अगर क्या हो गया, इस साइड अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, ठीक है, उंगली बॉल को इस तरह से पकड़ा जाता है और फेंका जाता है कि एक साइड उसका वेलोसिटी फास्ट हो, तो मान के चलो इस साइड अगर वेलोसिटी फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा और आपको पता है कि इधर का प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉल क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर मूव कर जाएगा, तो इसलिए स्विंग कर जाता है। मान लो बॉल फेंके ऐसे और टर्न कर गया ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर की वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो इस साइड आपका लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो ये इसलिए इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये बर्नौली है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द विच इज यूज एज ए कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल रॉड की तरह किसका यूज होता है, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, कैडमियम या नॉन। तो ये यूज होता है क्या, कैडमियम। क्यों क्यों यूज होता है, टू कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन, फिजन की रेट को कंट्रोल करने के लिए, फिजन रिएक्शन जो होता है उसके उसको उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए कैसे करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड के तौर पे बोरोन का भी यूज़ होता है और कैडमियम का भी यूज़ होता है, ठीक है। हैवी वाटर और ग्रेफाइट ये भी मॉडरेटर का ही काम करता है, बट क्या बोलते हैं, विदाउट एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, मतलब ये भी मॉडरेटर्स ही हैं बट ये एब्जॉर्ब नहीं करता है न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। और ये जो है कैडमियम जो है एब्जॉर्ब करके क्या बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है रिएक्शन को। ये मॉडरेटर्स जो हैवी वाटर और ग्रेफाइट है ये भी मॉडरेटर की तरह यूज होता है बट ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होता है ना वो आप उसको देख कैन बी सीन थ्रू योर नेकेड आइज। उसका जो साइज होता है 10⁻³ टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, जिसको आप नंगी आंखों से मतलब आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डर्टी वाटर ऑफ रिवर। आप डर्टी वाटर ऑफ रिवर को एक गिलास में ले लो, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना वो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या, पार्टिकल्स कैन बी सीन। कोलाइड्स में क्या होता है, पार्टिकल कैन नॉट बी सीन, ठीक है। और साइज क्या होता है पार्टिकल का, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये मिल्क, ब्लड और इंक जो है ये कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन फ्रॉम क्लोथ। तो इंक और रस्ट स्टेन को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज टू कंट्रोल द ओवर ग्रोथ ऑफ अलगा इन वाटर विच टर्न्स वाटर ब्लू एंड हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं टू कंट्रोल दी ग्रोथ ऑफ अलगा इन वाटर, ये कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर लिखा है ना, तो कॉपर ब्लू होता है, ठीक है। कॉपर का सोल्यूशन बनाओगे जब तो ब्लू होगा, ठीक है। और कॉपर जो है वो अलगी साइड होता है, फंगी साइड भी होता है। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अलगा एंड फंजाई, ठीक है। अलगा एंड फंजाई दोनों का ही कंट्रोल करता है, दोनों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है किसमें, वाटर में। कौन, कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। अगला क्वेश्चन है, द रीजन फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज। तो ये जब कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। वंडर वाल फोर्स वेरी वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोवैलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं जो बॉन्ड बनता है इसका डायमंड का वो बहुत हैवी बॉन्ड होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको मेल्ट आसानी से नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड इज 235, यानी मास कितना दिया हुआ है, 235 दे दिया हुआ। और द एटॉमिक नंबर इज 92। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 92, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, ठीक है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया हुआ कितना, 92। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना, मास नंबर हो जाएगा क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर। तो 92 हो गया, प्लस आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक्स मान लो, तो यहाँ से एक्स निकालोगे तो ये कितना, 143। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल रबर विच इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन हैज व्हाट स्ट्रक्चरल कॉन्फिग्यूरेशन दैट मेक इट इलास्टिक। तो ये सिस 14 क्या है, पोली आइसोप्रीन, ठीक है, सिस 14 पोली आइसोप्रीन।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये है हेक्साफ्लोरो इथेन यानी कि C2H6 का है। हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब एब्जॉर्ब मच मोर हीट एंड हैज़ वेरी लॉन्ग लाइफ देन CO2। CO2 से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और CO2 से ज़्यादा लाइफ स्पेन भी है, मतलब ये एटमॉस्फेयर में बहुत दिन तक CO2 से ज़्यादा समय तक रहता है। तो वो कौन है, हेक्साफ्लोरो इथेन सबसे ज़्यादा, इसी का क्या है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन रीजन दैट नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड इन मेडिकल यूज क्या है नाइट्रस ऑक्साइड का, इट गिव्स नार्कोटिक इफेक्ट एंड रिलीव्स पेन। इसका यूज़ किया जाता है जब किसी का स्मॉल चीर फाड़ किया जाता है ना बॉडी में, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का ही यूज़ किया जाता है और उसको बेहोश वगैरह करने के लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो ये जो है यही होगा आंसर, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ये है ना, ये अगर एटम है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑर्गन डज दी बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन इम्यून सिस्टम ओरिजिनेट एंड मैच्योर। बी लिम्फोसाइट कहाँ पे ओरिजिनेट होता है और कहाँ मैच्योर होता है, वेयर एज इन विच ऑर्गन टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट्स टी लिम्फोसाइट मैच्योर। बी लिम्फोसाइट कहाँ पे ओरिजिनेट होता है और मैच्योर होता है, और टी लिम्फोसाइट के बारे में पूछ रहा है ये कहाँ पर मैच्योर होता है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है, देखो बी लिम्फोसाइट जो होता है इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन बोन मेरो है, ठीक है, ओरिजिन क्या है बोन मेरो है, और मैच्योर भी कहाँ होता है, ये बोन मेरो में होता है। टी लिम्फोसाइट बोन मेरो में ओरिजिन तो होता है लेकिन थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होता है। इसलिए टी, ये जो टी देख रहे हो ना इसका, ये जो टी है, ये आप जो टी देख रहे हो, ये टी किस चीज़ के लिए, ये थाइमस को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट मतलब ये थाइमस में जाकर के मैच्योर होता है। बी लिम्फोसाइट मतलब ये बोन मेरो में जाके मैच्योर होता है। बी लिम्फोसाइट का मतलब बोन मेरो में मैच्योर होता है। और ये दोनों बनता कहाँ है, ये दोनों बनता है कहाँ पे, बोन मेरो में ही, ठीक है। और बोन मेरो में ही बनता है, इसलिए इसका क्या होता है आंसर क्या है, बोन मेरो एंड थाइमस ग्लैंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगला है आपको मिलाना है, ठीक है, कि कौन सी बीमारी में कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये लंग्स जो है ये टीबी में होता है। इंटेस्टाइन क्या है, ये टाइफाइड कोलेरा की वजह से होता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ये नर्व में टेटनस और लिप्रोसी अगर होता है तो नर्व सेल में डैमेज होता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ये डिप्थेरिया और व्हीपिंग कफ, ये सारे 1 2 3 4 ही होंगे, ठीक है। तो याद रखना लंग्स में जब टीबी प्लेग या निमोनिया होता है वो लंग्स को इफेक्ट करता है। टाइफाइड और कोलेरा के केस में क्या इंटेस्टाइन, और उसके बाद आपका डिप्थेरिया वूफिंग कफ में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और टेटनस और लेप्रेसी में नर्व सिस्टम में इफेक्ट आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन एंड फ्रॉम विच ग्लैंड इट इज सेक्रेटेड। तो थायरोक्सिन से क्या होता है, ये ग्वाइटर होता है और थायराइड ग्लैंड से होता है, ठीक है, सेक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। कौन सा वाटर सोल्यूबल है, तो ये जो है ना कीड़ा प्लस B12 जो है ये फैट सोल्यूबल है, और बाकी आपका B और C जो है वो क्या है वाटर सोल्यूबल है, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फॉल्स फ्रूट्स आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्रूट बट फ्रॉम द फ्लावर और अदर पार्ट ऑफ द फ्रूट। बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट जो होता है वो ओवरी से नहीं होता है, बाकी किसी और पार्ट से होता है, ठीक है। तो ओवरी से क्या होता है हमेशा ट्रू फ्रूट होता है, अदर पार्ट से फॉल्स फ्रूट आता है। स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, फिग, एप्पल, पियर आर एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, ये भी सही है। मैंगो, ग्रेप्स आर ट्रू फ्रूट, यानी कि ये मैंगो ग्रेप जो होता है ये ओवरी से होता है, और ये सारे जो होता है ये होते हैं आपका अदर पार्ट से, ठीक। तो सभी स्टेटमेंट क्या है नॉट करेक्ट, सभी करेक्ट है, तो नन ऑफ दी अबव क्या जाएगा, नन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इन विच एंटीजन इज अपसेट। देखो ए में जो है ब्लड ग्रुप ए होगा तो ए एंटीजन होगा, उसमें बी एंटीबॉडी होगा, और बी है तो बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगा। ए बी में जो है क्या बोलते हैं ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों होगा। ओ में जो होता है कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है इसमें ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों होता है, तो कोई भी एंटीजन का ब्लड आप ले सकते हो, तो इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एंटीजन इज एब्सेंट, तो एंटीजन किस में एब्सेंट होगा, ओ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस। इट इज एन एरोबिक प्रोसेस नहीं, ये बल्कि एनोरोबिक होता है, ठीक है। ये NAEROBIC, ठीक है। एनोरोबिक प्रोसेस होता है दैट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, दैट डज नॉट रिक्वायर
ठीक। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस दैट अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, गलत है। द एंजाइम्स द जाइमेज एंजाइम सेक्रेटेड बाय यीस्ट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये जो प्रोसेस है जो जाइमेज एंजाइम जो है कन्वर्ट करता है सेक्रेटेड बाय यीस्ट, जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को किसमें, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस का यूज करते हैं वाइन बनाने में, बायोफ्यूल बनाने में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच रेडिएशन रेज आर यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, ठीक है। मसल पेन में किसका, इंफ्रारेड थेरेपी का यूज़ किया है। अल्ट्रावायलेट में तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना मामला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म प्रज्ञान एंड विक्रम आर यूज्ड इन रेफरेंस ऑफ, प्रज्ञान और विक्रम जो है ये क्या था, ये चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर था, ठीक है। क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस वॉज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, विक्रम एस को लॉन्च किया था स्काई रूट एरोस्पेस, ये क्या हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो, और ये लॉन्च कहाँ से करा था, श्री हरिकोटा से, ठीक है। तो याद रखना, स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सिस्टम क्या, विक्रम एस लॉन्च करा है, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच इज रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ ओनली, गलत, ओनली ह्यूमन हेल्थ ओनली, गलत। उसके बाद हाइजीन इन हॉस्पिटल, गलत। क्या, हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच ऑफ ह्यूमन एनिमल एंड इन्वायरमेंटल, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही लग रहा है, यही होगा। इंडिया एआई प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, इंडिया एआई प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से रिलेटेड है। इसको पढ़ना और इसको आंसर करना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9%। उसके बाद इसका एक ये बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो खाली करोगे उसका आंसर क्या होगा, ये 66। एक ये वाला क्वेश्चन का आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 45। इसका अप्रॉक्सीमेट एंगल बिटवीन ये 130 डिग्री, ठीक है। प्रपल्सन को इंटरचेंज करके लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, फाइनली पी आंसर आएगा। उसके बाद इस पैटर्न को देखिए, पैटर्न का काम किया, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस चारों साइड का स्क्वायर का सम अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको निकालना है। इस पिक्चर को देख करके कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये फादर हैं और इसमें जो यूनिट डिजिट है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना, इसका यूनिट डिजिट निकालना, दोनों को आपस में घटा देना, ठीक है। तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना और उसके बाद पता चलेगा दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एफ। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी 33rd समर ओलंपिक गेम्स। क्या लिखा था, अभिनव बिंद्रा वॉज अपॉइंटेड एज चीफ दी मिशन, नहीं अभिनव बिंद्रा नहीं बल्कि गगन नारंग को चीफ दी मिशन, मिशन था इंडिया का, इंडिया की तरफ से चीफ दी मिशन कौन थे, शेफ दी मिशन थे गगन नारंग, और ये अभिनव बिंद्रा जी थे, ये टॉर्च बियरर थे, ठीक है। द इंडियन कंटिजेंट कंप्राइज 117 एथलीट, जिसमें 70 मेल था और 47 फीमेल था, एंड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 17 स्पोर्ट में, टोटल 69 स्पोर्ट्स में, ठीक है। कितना, 69 स्पोर्ट्स में, ठीक। मनु भाकर इज द ओनली इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन द सेम एडिशन ऑफ ओलंपिक्स, बिल्कुल सही। और ये 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। तो इसका विच वन ऑफ द ट्रू, तो ओनली वन, ठीक है। द G7 समिट 51st ऑफ द ईयर 2025 में जो G7 समिट हुआ कनाडा में, किस जगह पर हुआ, ये हुआ कानाना किस, ठीक है। क्या है, कानाना किस, कनाडा के कानाडा किस में। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम लेटेस्ट कंट्री टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का फुल मेंबर लेटेस्ट मेंबर कौन है, वो है आपका इंडोनेशिया। टोटल 10 मेंबर है ब्रिक्स प्लस में, ठीक है। तो ब्रिक्स में 6 कितना, 1 2 3 4 5 कंट्री, और उसके अगला 5 का ईरान, यूएई, इथोपिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया, ठीक है। ये 5 + 5 10। इस बार का जो ब्रिक्स समिट हुआ वो कहाँ हुआ, 2025 में ब्राज़ील में, 2026 में कहाँ होगा, इंडिया में होगा। फर्स्ट समिट इसका कहाँ पे हुआ था, 2009 में, और कहाँ हुआ था, वो रशिया में, ठीक है। अब ध्यान ये रखना, जो सऊदी अरेबिया है अभी मेंबर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अन्ना चक्रा एंड स्कैन पोर्टल, अन्ना चक्रा और स्कैन पोर्टल को किसने लॉन्च किया, ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द चागोस आर्चीपेलागो डिस्प्यूट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज द यूके एनेक्स द चागोस आर्चीपेलागो फ्रॉम मॉरिशस, 1965 में यूके जो एनेक्स कर लिया था, किससे, मॉरिशस से, एंड क्रिएटेड ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटोरी बना दिया इसको, ठीक है। मॉरिशस गेन्ड इंडिपेंडेंस 1968 में, बट चागोस आइलैंड रिमेन्ड विथ यूके। चागोस रेसिडेंट्स फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड टू सेट अप अ मिलिट्री बेस बाय यूएसए एंड यूके इन दिगियो ग्रासिया, 2 आइलैंड को ले लिया था, ठीक है। एक तो अभी हमने पढ़ा ये चागोस और दूसरा डियोगो ग्रासिया, तो 1965 में लिया था, 1968 में क्या नाम है, चागोस आइलैंड पे ये
क्या बोलते हैं 1968 में मॉरिशस जो है वो अपना इंडिपेंडेंस आज़ादी हासिल कर लिया, लेकिन चागोज आइलैंड यूके कंट्रोल में भी रह गया। देगियो ग्रासिया जो है ये अभी भी यूके के कंट्रोल में, ये अभी नहीं दिया है। देगियो ग्रासिया में असल में क्या है ना कि यूएस और यूके दोनों का ही क्या मिलिट्री बेस है, तो वो कैसे दे देगा, ये अभी रिटर्न करेगा। चागोज आइलैंड को रिटर्न कर दिया गया है, किसको, आपको मॉरिशस को। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड मैटरनिटी लीव पेंशन हेल्थ इंश्योरेंस टू सेक्स वर्कर। ये अभी देगा कौन, ये देगा आपका मैक्सिको। कौन देगा, ये मैक्सिको, ठीक है, नहीं ये मैक्सिको नहीं, सॉरी, ये देगा आपका कौन, ये देगा बेल्जियम। कौन देगा, ये बेल्जियम देगा, ठीक है, बेल्जियम, नॉट मैक्सिको बट बेल्जियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हाँ, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 1 2025 नॉट फरवरी, ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा था, यहाँ फरवरी दिया होता जबकि ये जनवरी में होता, ठीक है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल नेशन वाइड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में क्या है कि आपको हाई क्वालिटी के जर्नल, ई जर्नल्स और अच्छी अच्छी किताबें जो अवेलेबल नहीं है वो आपको आसानी से मिल जाएंगी पढ़ने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ जनरेशन बीटा इन इंडिया, जनरेशन बीटा का जो फर्स्ट चाइल्ड है इन इंडिया का वो कौन है और कहाँ पैदा हुआ। तो ये इनका नाम है फ्रैंकी, और ये कहाँ, मिजोरम में। तो कब पैदा हुआ था, 1 जनवरी 2025 को 12:03 AM में, ठीक है, पहला बच्चा। तो मिजोरम में पैदा हुआ फ्रैंकी, ये फर्स्ट बीटा जनरेशन का बेबी है जो कि 2025 1 जनवरी 2025 को पैदा हुआ। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इट्स इनॉग्रेशन वाज शेड्यूल्ड टू 15 अगस्त 2025। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन 13 फरवरी 2019। 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर वॉज बोर्न बाय जापान इंटरनेशनल, नहीं 20% बिहार गवर्नमेंट, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट और 60% जापान जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है, GICA। तो इसका जो हाउ मेनी ऑफ द करेक्ट, तो 2 करेक्ट होगा, बाकी यानी कि पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। अब ये देख लो कि जो पहला कॉरिडोर 1 होगा ना वो दानापुर से लेकर के केमनी चक, कहाँ पे होगा, खेमनी चक, और ये 17.93 किलोमीटर का होगा। कॉरिडोर 2 होगा पटना जंक्शन से टू पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, ये 14.14 किलोमीटर का, और पहला वाला लगभग 18 किलोमीटर का 17.9, और दूसरा वाला लगभग 14.5 किलोमीटर का होगा, ठीक है। दूसरा वाला पटना जंक्शन से पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, जंक्शन से बस स्टैंड, और पहला वाला है दानापुर से खेमनी चक। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट सिचुएशन वुड द लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बी पार्टिकुलरली यूजफुल, ओनली इन फेस्टिवल्स, ओनली वाला तो सीधे काट सकते हो, ठीक है। ओनली इन फास्ट ट्रांजेक्शन, ये नहीं, ओनली इन ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये क्या होगा, इट इन इमरजेंसीज लाइक नेचुरल डिजास्टर वॉर एंड यूर। ये कौन ला रहा है, ये RBI ला रही है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडियाज फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट माइनर प्रोग्राम इन क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विथ होम। तो ये AICTE एंड नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, इंडिया का रैंक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 42। अगला क्वेश्चन हु हैज बिकम द 10th चांसलर ऑफ जर्मनी, 10वां चांसलर जर्मनी का कौन है। ये है हेलमुट शिडमिट, ठीक है, ये कौन है, हेलमुट शिडमिट, सॉरी ये हेलमुट शिडमिट नहीं, बल्कि ये कौन है, ये है आपके फ्रेडरिच मर्ज। कौन है, फ्रेडरिच मर्ज। इनकी पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। हाउ मेनी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हैज़ इंडिया ऑर्गेनाइज सो फार इन वर्चुअल फॉर्मेट, ठीक है, अब तक कितना। तो ये अब तक जो है वो 3 हो चुका है, ठीक है। पहला हुआ है 2023 के जर्मनी में, दूसरा हुआ जनवरी मंथ में, और दूसरा हुआ है नवंबर मंथ में 2023 में ही, तीसरा हुआ 2024 में अगस्त में, कब, अगस्त में। तो टोटल 3 हो चुका है अब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड इन विच कैटेगरी। तो ये इनको मिला है कल्चरल डाइवर्सिटी, इन आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट के लिए, ठीक है, इस कैटेगरी में होगा। अगला क्वेश्चन है द अनालक्ष MSCS टेक्नोलॉजी डेवलप बाय IIT कानपुर इज रिलेटेड टू इन विच फील्ड। तो ये है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म क्या है MSCS का, मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम, मेटा मटेरियल सरफेस क्लॉटिंग सिस्टम, ठीक है, और ये रिलेटेड किसे, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है बायोमास सैटेलाइट मिशन इज
अ सैटेलाइट मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए का। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग समिट 2024 है। 2024 का नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग समिट कहाँ पर हुआ, ठीक है, ये कहाँ हुआ, ये हुआ है तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश ए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर कौन लड़ा है, हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज काली फंड रिलेटेड टू, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन, ग्लोबल मिशन फॉर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, बिल्कुल यही सही है, ठीक है। ये ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है। व्हेन वाज शौर्य वंदन उत्सव, शौर्य वंदनम उत्सव 2025 ऑर्गेनाइज, ठीक है। शौर्य वंदनम उत्सव जो है ये कहाँ हुआ था, ये मोतिहारी में हुआ था, ठीक है। और ये कब से कब हुआ था, 7 से 8 मार्च 2025, ठीक है। कुछ अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कौन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु विच ऑर्गेनाइजेशन आर ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि आईएएफ प्लस इसरो प्लस एएसआई, ठीक है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रवासी कामगार ऐप। तो प्रवासी कामगार ऐप के बारे में बताना है आपको। बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च प्रवासी कामगार ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, बिल्कुल सही है। ए टारगेट हैज बीन सेट टू रजिस्टर अराउंड 10 लाख लेबरर्स थ्रू दिस ऐप, नहीं 20 लाख का टारगेट है, नॉट 10 लाख, ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर विल बी गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रजिस्टर 500 माइग्रेंट वर्कर्स एवरी मंथ एवरी पंचायत ऑफ बिहार। मतलब लेबर इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर है उसको ये काम दिया जाएगा कि हर महीने आप 500 माइग्रेंट वर्कर को रजिस्टर करेंगे इस ऐप पर हर एक पंचायत से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 183, और इसमें एक 12 डिजिट का जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जिस तरह की आपका आधार है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये है जीवेश कुमार, ठीक है। बाकी लोगों का देख लो, ये जो विजय कुमार मंडल है ये डिजास्टर है, ध्यान रखना हर एक मंडल में इसको डिजास्टर को मैनेज करना है, ऐसे करके याद कर लो। मोती लाल जो प्रसाद है मोतीलाल नेहरू से याद रखना कि भाई इन लोगों को कल्चर से बहुत मोहब्बत था उस समय, तो इसको आर्ट कल्चर एंड यूथ का मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। संतोष कुमार सिंह को पूरे हर एक लेबर को संतोष करना है इसको, ठीक है, इसको संतुष्टि दिलाना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड रिसोर्स, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस बाय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे डायरेक्टर बनाया है क्रिकेट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का, ठीक है, तो किसको बनाया है, आनंद यलवीगी को, किसको, आनंद यलवीगी। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ पटना मेट्रो स्टार्ट ऑपरेटिंग, ठीक है। तो 15 अगस्त 2025 को इसको इनॉग्रेट करा था, ठीक है, तो फर्स्ट फेज, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया और इसको 23 अगस्त से स्टार्ट किया गया, ठीक है, मतलब इनॉग्रेट करते ही ग्लिच बिहार में, तो ये कब किया गया 23 अगस्त को, ठीक है। फिर 23 अगस्त 2025 को फर्स्ट पेज जो है वो चला रहा है कहाँ पे, मलाही पाकरी टू न्यू आईएसबीटी। फर्स्ट पेज कहाँ, मलाही पाकरी टू न्यू आईएसबीटी। अगला क्वेश्चन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इन बिहार। फतुहा, पटना, नवानगर, बक्सर या फिर कुंभलगढ़, वेस्ट चंपारण या फिर क्या है धोबी, गया। तो ये है नवानगर, बक्सर और कुंभलगढ़, वेस्ट चंपारण, तो आंसर क्या बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी इज बीइंग डेवलप्ड इन, ये कहाँ हो रहा है, ये पटना में बनाया जा रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। 12th मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम 29 अगस्त टू 7 सितंबर इन 2025, कहाँ पे होगा, ये राजगीर में होगा। कहाँ होगा, 12वां मेंस एशिया हॉकी कप जो है 29 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक ये भी चल रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंपीरियल अशोका मेंशन साउथ इंडियन किंगडम। तो ये है सेकंड मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन में साउथ इंडियन किंगडम के बारे में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ में क्या है, इन्होंने धम्मा महामंत्राज का नियुक्त किया है, ठीक है, इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द वर्क क्या है, सुधा नरानंदा बुद्ध चरिता या फिर सरीपुत्रा पराक्रम, ठीक है, वॉज अ रॉयल पोएट डिपेंडेंट ऑन विच, यानी कि ये जो लिखने वाले पोएट हैं ये किससे बिलोंग करते हैं। तो बुद्ध चरिता को किसने लिखा है, आपका बुद्ध चरिता को अश्वघोषा ने लिखा है, ठीक है, तो ये सारे क्या अश्वघोषा ने लिखा होगा, अश्वघोषा का है ये,
ठीक है, और अशोक घोषा किस केस में था? कनिष्क केस में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग। गंधारा आर्ट स्टाइल इज ए सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड पर्सियन, नहीं बल्कि इंडियन एंड ग्रीक। ये क्या इंडियन एंड क्या होगा? ग्रीक होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पर्सियन लिखा हुआ था, ये इंडियन और ग्रीक का सिंथेसिस है गंधारा। इन गंधारा आर्ट ग्रीन शीट रॉक वॉज ऑलवेज यूज टू मेक स्कल्पचर्स, ये सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला आपको मैच करना है। ठीक है, चंद्रगुप्त टू, उसके बाद अशोक द ग्रेट, समुद्रगुप्त, इन लोग का जो नाम है ये कौन सा नाम? देखो अशोक द ग्रेट जो है ये पिया दर्शनी है। ठीक है, और उसके बाद तो एक का हो जाएगा आपका क्या? बी का 1, तो बी का 1, और ये चंद्रगुप्त 2 अपने आप को विक्रमादित्य का ये, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो ये 2-1 और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, तो समुद्रगुप्त ने पराक्रमना और स्कंदगुप्त कर्मादित्य। ठीक है, ये क्या? स्कंदगुप्त कर्मादित्य। ठीक है, तो ये मिलाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इस तरह से करोगे तो सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन, क्या बोलते हैं, 6 फिलोसफी। ठीक है, जो ये है मीमांसा वेदांता, ये है सांख्या योगा, ये है उसके बाद न्याय वैशेषिका, ये है लोकायता और कपिला का, ये नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब बाकी मीमांसा का जो प्रोपाउंडर था वो कौन था? जेमिनी, वेदांता बद्रयाना, ठीक है, सांख्या कपिल, योगा पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिका ये कणाड़। ठीक है, तो ध्यान रखना मीमांसा जेमिनी। ठीक है, और उसके बाद वेदांता जो है वो कौन है? बद्रयाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। चाइनीज राइटर रिफर्स इंडिया इन द नेम, इंडिया को क्या बोलते थे? यिंतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्सन रीजन है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी अंडर दिल्ली सल्तनत इज नॉन एज खिलजी रिवोल्यूशन, बिल्कुल सही है। उसके बाद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी इंडेड द मोनोपोली ऑफ टर्किश रूलर, और टर्किश रूल का हट भी गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? खिलजी ये लोग थे अफगानी। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये बिटवीन हुम वॉज द ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में किसके किसमें? ये हुआ था बाजीराव टू और ब्रिटिश के बीच में, और बाजीराव टू ने एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडरी अलायंस को इसमें। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग डिसीजन टेकन बाय मुगल एम्परर अकबर। अकबर क्या था? पिलग्रिमेज, एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टेस्ट टैक्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ जजिया। तो एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स जो है ये कब हुआ था? ये किया था इन्होंने 1563 में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना 1575, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये 1562 में, और एबोलिशन ऑफ जो जजिया है ये 1564 में। ठीक है, जजिया टैक्स का। तो अब इस तरह से आप इसको सेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ मेडिवल सेंट तुलसीदास। तुलसीदास का जो ये है क्या बोलते हैं, कौन सा काम नहीं है? ठीक है, ये पोएम सॉन्ग्स ये गलत लिख दिया। ठीक है, ये चैट जीपीटी से करवाया होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जो है ये पोएम मतलब इसका मतलब ये कवितावली। ठीक है, और सॉन्ग्स मतलब गीतावली। ठीक है, उसके बाद दोहावली भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक, और विनय क्या बोलते हैं पत्रिका इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, और रामचरित्र मानस भी लिखा है। तो ये साहित्य रत्ना नहीं लिखी है, बाकी ये क्या बोलते हैं उसको, दोहावली, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, रामचरित्र मानस ये सारे लिखे हैं तुलसीदास ने। ठीक है, अवश्य कंसिडर द फॉलोइंग आंसर। 22 दिसंबर 1939 वॉज सेलिब्रेटेड एज लिबरेशन डे बाय मुस्लिम। क्यों इनको? क्योंकि इस समय वर्ल्ड वार 2 में भारत को नहीं पूछ करके क्या बोलते हैं जो ये है आपका, भारत को पूछे बगैर अंग्रेज ने क्या किया? भारत को वर्ल्ड वार 2 में मिला लिया, मतलब कि वर्ल्ड वार 2 में हिस्सेदारी दिलवा दिया था। इसलिए कांग्रेस इससे नाराज होकर के कांग्रेस ने जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने मतलब कि क्या बोलते हैं रिजाइन कर दिया। तो इसी खुशी में क्या बोलते हैं 22 दिसंबर को इन लोगों ने क्या बनाया? लिबरेशन डे, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो ये रीजन भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस में के समय प्रेसिडेंट कौन थे? देखो ये प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, और इनका पार्टी का क्या नाम था? लेबर पार्टी। ये भी ध्यान रखना, ये लेबर पार्टी। ठीक है, उसमें। और जो ये थे क्या बोलते हैं उसको, आपका प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज छठा। ठीक है, जॉर्ज पंचम ये 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें आए थे ना ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आई विल क्रिएट अ मूवमेंट बिगर देन कांग्रेस बाय यूजिंग द सैंड ऑफ दिस कंट्री। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन दे सकते हैं? ये दे सकते हैं महात्मा गांधी। इसके अलावा किसी के पास हिम्मत नहीं थी।
अगला क्वेश्चन है, अब इसको मैच करना है। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1875 में बनाया था। आर्य समाज, ठीक है। और उसके बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। देखो, इंडियन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बनाया था कब, 1883 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था कब, 1883 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसको बनाया था 1885 में, ठीक है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। तो किसके द्वारा, मतलब कि क्या वो फिरोज शाह मेहता, के टी तलांग, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में, ठीक है। आर्य समाज भी 1875 में ही बना था। तो 1 1 और 2 3, ठीक है, यही हो जाएगा। आर्य समाज किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेयर वॉज द नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय नेशनल गवर्नमेंट कहाँ बना था, ये तामलुक, कौन सा, मेदिनीपुर और डिस्ट्रिक्ट बंगाल में। कब से कब तक बना, दिसंबर 1942 से लेकर के 1944 तक यहाँ पे सरकार बनी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बाय क्लेमेंट एटली, बोला था कि 15 मार्च 1946 में दे देंगे। माउंट बेटन प्लान आया था 3 जून 1947 को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये दिसंबर 1940। तो इंटरिम गवर्नमेंट दिसंबर 1940, माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, ठीक है। इसको आप क्रोनोलॉजी में सजाएंगे तो आंसर होगा क्या, आंसर होगा आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द ऑल पार्टी मीटिंग कॉल्ड बाय वायसराय लॉर्ड वेववेल इन जून 1945 इन शिमला, ठीक है। तो इस इंडिया की तरफ, सॉरी आईएनसी की तरफ से कौन गए थे, आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और वेववेल प्लान भी कब आया था, 1945 में। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पालनाडु फॉरेस्ट सत्याग्रह लेड बाय कुन्नी गांटी हनुमंथु वॉज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये 1921-22 में हुआ था ना, तो ये सीडीएम नहीं, ये क्या होगा, एनसीएम। सीडीएम कब हुआ था, 1930 के करीब में, 1930 में। तो इसलिए जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। करेक्ट कौन पूछा है, तो बी ही होगा, ठीक है। तो 1920-21 में जो हुआ था वो पलनाडु फॉरेस्ट सत्याग्रह सिस्टम, ये कहाँ सत्याग्रह हुआ था, ये 1920-21 में, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इसके जो क्या बोलते हैं लीडर थे वो कौन थे, कन्नी गांटी और हनुमंथु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1776 मनु स्मृति वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द नेम, तो किस नेम से, ये था ए कोड ऑफ गेंटू लॉ, ठीक है, ए कोड ऑफ गेंटू लॉ। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ महलवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, महलवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी कब लाया था, 1822 में। आपको मिलाना है ये सारे क्या बोलते हैं वाइसराइज को, किससे, उनके टाइम पीरियड से, ठीक है। तो ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है, ये है, इसका क्या है, ये 1872 से 76। लॉर्ड लॉरेंस जो है ये आपका 1864 से 69। लॉर्ड मायो जो है वो क्या है, 1869 से 72। और लॉर्ड इरिंग जो है 1862 से 63, ठीक है। इसको आप मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर वारेन हेस्टिंग शिफ्टेड द स्टेट ट्रेजरी फ्रॉम कलकत्ता टू मुर्शिदाबाद, नहीं बल्कि फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, ठीक है। तो इसलिए गलत हो जाएगा, ये कहा मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता, नॉट कलकत्ता टू मुर्शिदाबाद। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द फाउंडर ऑफ द मोनोपोली सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, नहीं, ये कौन थे, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द फाउंडर ऑफ मोनोपोली सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लाए थे, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लाए थे, परमानेंट सेटलमेंट। और ये अगला जो है, हैदराबाद वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस कौन आया था, लॉर्ड वेलेस्ली। और उसमें सबसे पहला जो स्टेट था वो कौन आया था, 1798 में, वो कौन, हैदराबाद। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1809 वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश एंड द रूलर ऑफ पंजाब रंजीत सिंह ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसराय सर जॉर्ज बर्लो, नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो के समय, ठीक है, 1809 में लॉर्ड मिंटो के समय। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ फरेजी मूवमेंट, फरेजी मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो ये हाजी शरायतुल्लाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 अजीमुल्लाह वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेलियन, तो ये थे फतेहपुर, अजीमुल्लाह फतेहपुर। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग नवाब्स ऑफ बंगाल, ठीक है, और इसको करेक्ट क्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, ठीक है,
उसके बाद होगा कौन, उसके बाद होगा सुजाउद्दीन, फिर उसके बाद आपका सरफराज खान, ठीक है, और फिर होगा अली वर्दी खान फाइनली। तो कौन होगा, CBAD। तो CBAD आंसर किसमें है, ये आपका ऑप्शन बी में, CBAD। अगला ऑप्शन है एट विच प्लेस द फर्स्ट ट्रेडिंग फोर्ट बिल्ट बाय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। तो ये पहला पोर्ट कहाँ बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका कोचीन में, किसके द्वारा, 1508 में पुर्तगीज के द्वारा, और वो भी कौन, अल्फांसो दी अल्बरेक्यू, ठीक है। तो ये पहला मतलब क्या बोलते हैं, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कहाँ बना, कोचीन में। अगला ऑप्शन, हु वाज द गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फेमस बैटल ऑफ चिलियानवाला बिटवीन ब्रिटिश एंड सिख। उस समय जो ये थे, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे, 1849 में हुआ है बैटल ऑफ चिलियानवाला, और उसमें कौन थे, 1848 से 56 तक कौन थे, डलहौजी थे, ठीक है। और जो लड़ाई हुई थी किसकी किसमें, लॉर्ड ब्रिटिश की तरफ से कौन थे, लॉर्ड गफ, और सिख की तरफ से थे शेर सिंह, ठीक है, लीड कर रहे थे शेर सिंह, और उधर से लॉर्ड गफ। 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है, और 1849 में हुआ है, तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रैयतवारी इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अंडर दिस इंटरप्रिटेशन द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द फार्मर्स टू द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है, रैयतवारी में फार्मर डायरेक्ट देते थे गवर्नमेंट को। बिफोर फिक्सिंग द रेंट द लैंड वाज सर्वेड एंड वैल्यूड। ये भी सही है, द गवर्नमेंट गिव लीज टू द पीजेंट्स। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला, ड्यूरिंग विच ईयर वाज द सीरीज ऑफ आर्टिकल्स टाइटल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पब्लिश। ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो पब्लिश हुआ था 1893-94 में, ये अरविंदो घोष के द्वारा, और ये इसमें क्रिटिसाइज किया गया था किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कौन थी, सरोजिनी नायडू, और कानपुर सेशन 1925, ठीक है, कानपुर सेशन 1925 जब RSS बना था। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इज टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फिशरमैन। बिल्कुल ब्लू से रिलेटेड क्या है, फिश से रिलेटेड है। द फाउंडर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इज डॉक्टर अरुण कृष्णा और डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। हीरालाल चौधरी हीरा बना देंगे किसको, वाटर को, वाटर इकोनॉमी को। अगला क्वेश्चन है, which of the following industrial policy resolutions या statement was considered as economic constitution of India और गीता ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956 जो कि किसके मॉडल पर है, PC महाबलोनिस के मॉडल पे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, PC महाबलोनिस के मॉडल पे आधारित है। ये कौन सा, आपका इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। आपको ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। कितना है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, हमने बताया था, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना है, सब्सिडीज को जोड़ना है, बिल्कुल सही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोला है, तो GDP एट मार्केट प्राइस में मतलब कि जो डिप्रिसिएशन वगैरह घटा देंगे तो हो जाएगा, ये भी सही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट एट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम NI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी सही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, देखो फैक्टर क्वेश्चन है तो GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बल्कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्सेस को घटाना है जब भी फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, और सब्सिडीज को जोड़ना है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट पूछा तो 3 सही होगा, जो कि पहला 3 ऊपर वाला, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिनी कोएफिशिएंट किससे रिलेटेड है। गिनी कोएफिशिएंट जो है वो इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 आ रहा है तो यानी कि परफेक्ट इक्वलिटी माना जाएगा, मोस्ट इक्वल मतलब सोसाइटी। अगर गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 है तो मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ गोरवाला कमेटी, ये बिल्कुल सही है, गोरवाला कमेटी, ठीक है। 6 कॉमर्शियल बैंक्स वेर नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। याद रखना SBI जो आया था वो 1955 में, SBI 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आया था वो किसके रिकमेंडेशन पे, गोरवाला कमेटी। और 6 कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था 15 अप्रैल 1980 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट कैपेबल ऑफ इंप्रूविंग द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। प्रमोशन ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, बिल्कुल इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगा तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधर जाएगा। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये, ज़्यादा डिवैल्यूएशन करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करेगा। इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, हाँ तो इम्पोर्ट में हायर टैक्स करेंगे तो इम्पोर्ट जो इंडिया में कम हो जाएगा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन अच्छा बेहतर होगा। इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट पे अगर हायर टैक्स करेंगे तो अभी तो ये घट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ ही जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, नॉट पूछा था तो ये आ जाएगा D।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन बी कैपिटल गेन अगर कैपिटल गेन कब होगा व्हेन सेल ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज है तो प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा तो बोलेंगे इंक्रीज इन सेल ना कि मतलब कि गेन इन कैपिटल ठीक है कैपिटल गेन का मतलब हुआ उसके पैसे में बढ़ोतरी हो जाए ठीक है पैसे में बढ़ोतरी नहीं होना है ना नंबर ऑफ मतलब कि प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो इंक्रीज इन सेल बोलेंगे इसको ठीक है व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हाँ आप मान के चलो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसका वैल्यू बढ़ता है मतलब आज के डेट में अगर ज़मीन खरीदे तो 5 लाख रुपये मान के चलो किसी पर्टिकुलर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको डिसमिल के लिए 5 लाख रुपए देना पड़ा हो सकता है आज से 20 साल के बाद वो हो जाए 50 लाख ठीक है तो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन ठीक है जबकि मतलब कि वो चीज़ वही है लेकिन दाम बढ़ गया व्हेन यू बाय ए पेंटिंग एंड इट्स वैल्यू इंक्रीज बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी आपने कोई पेंटिंग खरीदा और अचानक उसका दाम इतना बढ़ गया क्यों क्योंकि पता चला कि एम एफ हुसैन का पेंटिंग है तो इसका दाम बढ़ गया तो इसलिए ये क्या कैपिटल गेन में आएगा तो क्या होगा यहाँ पे आपको बोला है कैपिटल गेन क्या होगा तो 2 और 3 में होगा ठीक है इसमें होगा सिर्फ 2 और 3 में पहले वाले में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली मेजर टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द फॉल इन रुपी तो कंट्रोलिंग द इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट बिल्कुल तो इससे फॉल ऑफ रुपी घट जाएगा इंकरेजिंग द इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड सही है ये भी ईजिंग कंडीशंस रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्डिंग ये भी सही है फॉलोइंग एन एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी ये गलत है भैया अगर एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी करोगे तो इसका मतलब है मार्केट में आप ज़्यादा पैसा आ रहा है ठीक है मार्केट में जैसे ही ज़्यादा मतलब रुपया आ जाएगा तो रुपये का वैल्यू फिर घट जाएगा ठीक है हमको मार्केट से रुपये का वैल्यू कम करना है तो ये मसाला बॉन्ड जब जो इंडियन कंपनी इशू करती है तो क्या करती है इंडियन रुपीज़ को मतलब कि देती है और विदेशी रुपीज़ को वो मतलब कि लेती है ठीक है तो इंडियन रुपीज़ जब लेती है तो क्या होगा मार्केट में इंडियन रुपये की कमी हो जाएगी तो इसका इंडियन रुपये डी वैल्यू नहीं बल्कि अप वैल्यू होगा ठीक है इंकरेजिंग इंडियन बॉर्डर्स टू इशू इसलिए डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड इंकरेजिंग द कंडीशंस रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉन्डिंग ये सारे ठीक है अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ प्लान लीव इज रिलेटेड टू तो जो प्लान लीव हुआ था वो कब से कब होता है 1966 से 69 तक 66 में तीसरा खत्म हुआ था और 69 में चौथा स्टार्ट हुआ था ठीक है चौथा 5 ईयर प्लान अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट जो पहला 5 ईयर प्लान जो है पार्लियामेंट में आया था वो कब आया था 1951 में फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी कब बना था 1952 में डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब आज़ादी के 2 साल बाद ही हमको डिवैल्यू करना पड़ा था क्यों क्योंकि हमें एक्सपो मतलब कि क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है उसको ठीक करना था तो ये हो गया उसके बाद इंडिया बिकमिंग द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का जो हम मेंबर बने थे वो आज़ादी से पहले ही 1945 में ही बन चुके थे ठीक है और 1944 में IMF बनी थी तो क्या हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा क्रोनोलॉजी आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 4312 ठीक है तो ध्यान रखना पहला 5 ईयर प्लान 1951 में आया था फॉर्मेशन ऑफ NDC जो बना था 5 ईयर प्लान आने के बाद बना था 1952 में और डिवैल्यूएशन करना पड़ा था 1949 में ही 2 साल के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ये हमने कल बताया पिछला वाला इसमें बताया था कुमारगुप्त वन अगला क्वेश्चन है विच प्री हरप्पन साइट एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड अकर ये कालीबागान में प्लोड फील्ड मिला है ठीक है चचनामा वॉज रिलेटेड टू द पर्शियन ट्रांसलेटेड टू पर्शियन फ्रॉम अरबिक तो ट्रांसलेट किया गया पर्शियन टू अरबिक बाय किसके द्वारा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी वो इस्टेब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर से ट्रेड रिलेशन किसने ये कुषाण राज ने और कुषाण में भी मतलब अंडर कनिष्क मेनली अंडर कनिष्क ठीक है अगला क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक व्हिच स्टेप टू एड्रेस द इशू तो ये क्या बनाया था एक इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी ठीक है जिसके मेंबर गांधी जी भी थे ठीक है और उसका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट हिंदी वीकली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज बिहार बंधु ठीक है विच वाज पब्लिश्ड इन पटना इन 1874 बिल्कुल सही है और इसको गोविंद लाल ने रिलीज करा था मतलब गोविंद लाल ने इसको लॉन्च करा था कौन बिहार बंधु गोविंद लाल द फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज सर्वहितैषी नहीं बल्कि द बिहार हेराल्ड क्या था द बिहार हेराल्ड और ये क्या था बिहार बंधु हिंदू था और द बिहार हेराल्ड इंग्लिश था ठीक है विच वॉज पब्लिश्ड बाय गुरु प्रसाद सेन ठीक है तो बिहार बंधु को कौन दिया था गोविंद लाल ने और क्या कहते हैं द बिहार हेराल्ड को गुरु प्रसाद सेन ने बिहार बंधु आया था 1874 में पहले हिंदी आया उसके बाद अगले साल 1875 में क्या गया इंग्लिश आया इंग्लिश का नाम क्या था द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा गुरु प्रसाद सेन और बिहार बंधु 1874 में बाय गोविंद लाल ठीक है द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज नूरुल अनवार उर्दू न्यूज़पेपर का नाम क्या था नूरुल अनवार विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना बाय मोहम्मद हाशिम क्या नाम है इनका मोहम्मद हाशिम ने किया था मजरुल हक ने नहीं बल्कि मोहम्मद हाशिम ने तो आपको क्या बताना है करेक्ट स्टेटमेंट तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा पहला वाला होगा दूसरा और तीसरा तो गलत ही है ठीक है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट अगला क्वेश्चन है ऑन द इशू ऑफ
काउ प्रोटेक्शन टेरिबल हिंदू मुस्लिम राइट टेक्स प्लेस इन शाहबाद गया पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन द ईयर। ये कब हुआ था? उधर चंपारण सत्याग्रह हो रहा था और इधर आपस में लड़ रहे थे हम लोग 1917 में, ठीक है। और काउ स्लॉटर जो है वो बैन बिहार में कब हुआ है? 1955 में। कब है? 1955 में, ध्यान रखना है। काउ स्लॉटर बैन कब हुआ? 1955 में। और 1917 में मतलब राइट हो गया इसी चक्कर में, ठीक है, जब उधर चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, इधर अपना अलग सत्याग्रह हो रहा था। अगला ऑप्शन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ये कौन थे? हसन इमाम, ठीक। अगला क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ बिहार डिड दी फातेह शाही रेबेलियन टुक प्लेस। फातेह शाही रेबेलियन जो है वो कहाँ पे हुआ था? बिहार के किस रीजन में? तो ये हुआ है कहाँ पे? सारण रीजन में, ठीक है। ये कहाँ? सारण रीजन में। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई दी क्रोनोलॉजी फॉर द डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो। लोवेस्ट सेक्स रेशियो बिहार में कहाँ पर है? ये मुंगेर, भागलपुर और किस में? खगड़िया। हाँ, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ये क्या है? ये कांवर लेक, बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग बॉर्डर विथ झारखंड। झारखंड के साथ कौन सा है? कैमूर, जमुई और भागलपुर। नहीं, कैमूर तो है ही नहीं, सॉरी, होल्ड, कैमूर तो है ही नहीं ना, तो कैमूर है ही नहीं, तो कैमूर तो काट ही दो, ठीक है। रोहतास, गया और कटिहार, और औरंगाबाद, जहानाबाद और नालंदा। ये जहानाबाद तो नहीं है ना, तो ये हो जाएगा रोहतास, गया और कटिहार। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो है महामाया प्रसाद। महामाया से दूर होकर के इन्होंने कांग्रेस, अलग कांग्रेस से पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, महामाया प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हु इज दी व्हाट इज द एस्टिमेटेड बिहार रेवेन्यू सरप्लस इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025-26। 2025-26 में जो बिहार का रेवेन्यू सरप्लस है वो कितना है? 8,831.18 करोड़, ठीक है, जो कि 0.8% ऑफ GSDP है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट में। द टर्म बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे आया था ये कितना था? ये 19वां आया था, ठीक है। पिंक रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिंक रिवोल्यूशन ये ऑनियन और परवन से, ठीक है। मीट के लिए क्या है? रेड रिवोल्यूशन। ऑयल सीड के लिए येलो, और एग के लिए या पोल्ट्री के लिए सिल्वर। अकॉर्डिंग टू द कोपेंस क्लासिफिकेशन द क्लाइमेट ऑफ ग्रेट प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया इज मेनली डिजाइंड एज। तो ये क्या है? ये आपका है CWG। अगला क्वेश्चन है द स्कीमोज ट्राइब आर मेनली फाउंड इन विच रीजन। तो ये पाया जाता है आर्कटिक रीजन, ठीक है। और ये स्कीमो ट्राइब्स को इन्यूट भी बोला जाता है। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, ये वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। द मेघालय प्लेटू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूएशन ऑफ डेक्कन प्लेटू। बिल्कुल सही है। ए सिंक्लिनोरियम स्ट्रक्चर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर, यानी सिंक्लिनोरियम मतलब ये यूं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी और इसको बोलते हैं सिंक, ठीक, तो ये भी सही है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ द गैंगेटिक प्लेन अकर्ड फॉर डीप, ठीक है, ये डीप था, इसमें सारा सेडिमेंट आकर के भरा है, ये भी सही है। द हिमालयाज वेर फॉर्म ड्यू टू द ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज। नहीं, ये भैया ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस नहीं, डायरेक्ट हिट ऑफ बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, नॉट चाइनीज। चाइनीज का कोई रोल नहीं है इसमें। तो 3 स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट होगा तो ओनली 1, क्या होगा? ओनली 1। अगला क्वेश्चन है मिनार वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो मिनार जो है ये आपका राजस्थान में, इसको बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, ये उदयपुर में, ठीक है, बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान उदयपुर में, इसको ये उदयपुर में बर्ड विलेज ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। क्वीनरी एक्टिविटीज आर प्राइमरी रिलेटेड टू ये हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड रिसर्च, ठीक है। रॉ मटेरियल क्या होगा? प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टर्शियरी, और ये हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड रिसर्च ये होगा क्वीनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुंबई इज दी हब ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्लासिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, ये भी सही है। देयर आर 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, ये भी सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, देयर आर 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, जो कि जैसे कि मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, तमिल एटसेट्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शीशम, साल, टीक, महुआ आर स्पीसीज ऑफ विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सारे क्या? मॉइस्ट डेसाइडियस, हार्डवुड के हैं, ठीक है। तो जब तो फॉलोइंग इज यार हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स, ये सिरस क्लाउड्स को बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय क्रिएटिंग आइसोलेटेड लैंडमास। सही बात है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, ठीक है, और उसके बाद आइसोलेटेड लैंडमास बन गया। आइसोलेटेड पॉपुलेशन डेवलप इंडिपेंडेंटली, सही बात है, लीडिंग टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, और जिसके कारण अलग अलग स्पीसीज बन गई। ये इधर वाला पार्ट कुछ और बन गया, यहाँ वाला कुछ और बन गया, ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है।
अगला क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से कौन सा सेपरेट होता है? ये यूएसए और रसिया, ठीक है। ये यूएसए, यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अल नीनो एंड लानिना। तो ये है अल नीनो रिफर्स टू वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन वाटर्स व्हाइल लानिना इज कूलिंग, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट्स। मरकरी और वेनस के पास नहीं है, तो ए और बी आंसर दोनों हो जाएगा। तो मरकरी, वेनस, फिर अर्थ। तो अर्थ के अंदर जो दोनों है ना, इन दोनों के पास ही यहाँ पे सन है आपका। तो अर्थ के अंदर ये जो दोनों है, इन दोनों के पास अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जो कि मून है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है थेम्स, ये सारे रिवर कहाँ पे ड्रेन होते हैं ये आपको बताना है। तो थेम्स जो है ये आयरिश सी में नहीं बल्कि नॉर्थ सी में होता है, ठीक है। वोल्गा कैप्सियन सी में होता है। मेकॉन्ग जो है वो साउथ चाइना सी में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ दो। वोल्गा कहाँ होता है? कैप्सियन सी में। थेम्स नॉर्थ सी में, और मेकॉन्ग साउथ चाइना सी में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया फॉल अंडर अर्थक्वेक जोन 5। अर्थक्वेक जोन 5 कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है ना, तो वो कहाँ होगा? वो जो हिमालय के अगल बगल में। क्यों? हिमालय जो है आपका वो क्या है? वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना, वहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहता है, ठीक है। तो इसके बगल में होगा तो कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये था इस सब में। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्रिएशन ऑफ इंडियन काउंसिल, ठीक है, जो 15 मेंबर उसमें ऐड किए गए थे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1898। एडिशन ऑफ 4th मेंबर एज द लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये चार्टर एक्ट 1833 में। इंट्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंटल सिस्टम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और ग्रांटिंग परमिशन टू दी प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये चार्टर एक्ट 1813 से, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 से। जब आप इसको सेट करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब आपको इसको मिलाना है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 17th आपका पार्ट में है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये 11 में है। विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया ट्रेड, ये 13, टी से ट्रेड, टी से 13 याद रखना। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, ये जैसे ही ट्रेड मिलेगा उसके बाद सर्विसेज, ठीक है, ये 14 में। तो अब आप जब इसको मिलाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। What is the current total number of subjects under the constitution or concurrent list of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के concurrent list में अभी कितने सब्जेक्ट्स हैं? ये अभी है 52 सब्जेक्ट। तो 100 हैं आपके यूनियन में, 61 हैं आपके स्टेट में, और 52 किस में? 52 हैं आपके कंकरेंट पे। पहले कितने थे? 97, 66 और 47, ठीक है। तो इसका 5 घटा दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये और ये 5 बढ़ गया है, ठीक है, कंकरेंट। 47 से 52 हो गया, 61 से ये 66 से 61 हो गया, ठीक है। तो इसमें से 5 घटा के इसमें बढ़ गया है, ठीक है, कंकरेंट में। और पहले ये 97 था, इसका 3 बढ़ गया है। तो याद रखना अभी कि 100, 61 और 52, 100, 61, 52। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर इनका क्रोनोलॉजी जाना है, ये देख लो आप। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 90 से। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में, फिर 1998 और 1999 में, 1999 से फिर 2004 में। चंद्रशेखर 1990-91 में, 1991 से 95 में, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कंसिडर असर द रीजन है नेशनल सोशल प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया फ्रॉम 15th of August 1995। नेशनल सोशल प्रोग्राम फुलफिल्स दी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही है, और दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 1995 में ही हुआ था, 15 अगस्त 1995 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये आर्टिकल 41 क्या कहता है? पब्लिक असिस्टेंस जो देती है गवर्नमेंट, किसको? पब्लिक को, उसके लिए। इन विच आर्टिकल इट इज़ प्रोवाइड दैट DPSP प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ये बोलता है आर्टिकल 37, ठीक है। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। द प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड बाय। प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट का पास हुआ था ये 1967 में, ठीक है। ये 1967 नहीं, सॉरी, ये 1967 नहीं, ये बल्कि किसमें हुआ था? ये 1969 में, सॉरी 1969 में हुआ था। क्या? प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेगा तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं रहेंगे तो फिर कौन करेंगे? CJI, यही प्रेसिडेंशियल
सक्सेशन ऑर्डर है, ठीक है। तो ये 1969 में आया था, नॉट 1967, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अंडर द jurisdiction ऑफ विच हाई कोर्ट। तो ये जो है ना भैया, ये है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट में के jurisdiction में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट पंचायती राज एक्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद सबसे पहला स्टेट राजस्थान है, बल्कि कौन था? मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, मतलब 73rd से पहले ओवरऑल इंडिया में सबसे पहले कहाँ आया? आया आपका राजस्थान में, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, नहीं, ये LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राव मेहता कमेटी नहीं, बल्कि कौन? LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये क्या बना है? ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। तो आपका जो आंसर होगा इसका, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? नाइदर वन नॉट टू, ठीक है, कोई भी गलत सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है जॉइंट सिटिंग का जो मामला है वो कौन सा आर्टिकल से? आर्टिकल 108, श्री 108, ठीक है। तो इसको जो प्रिसाइड करते हैं वो कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फुल एंड टेस्ट 10 का डिस्कशन। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग लाइक नहीं करते यार, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल IAS PCS Decoder। थैंक यू।